वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन ऑन लैक ऑपेरॉन। आज हम लोग लैक ऑपेरॉन के बारे में बात करेंगे, जो कि जीन रेगुलेशन में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ आईआईटी जैम, जहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस इज प्योरली अ कंसेप्चुअल पार्ट। सो लेट अस स्टडी ऑन लैक ऑपेरॉन। चलिए देखो, शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देता हूं कि क्या क्या चीज हम लोग सीखने वाले हैं लैक ऑपेरॉन के अंदर पे। एक तो है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। व्हाट इज ओपेरॉन, right? What is operon? What is the concept of operon? Then we will talk about the regulation of lag operon. Then we will talk about mutation in lag operon, and finally question analysis, right? तो ये चारों सेक्शन है, हम लोग पूरा चारों के चारों तीन कंप्लीट करेंगे पूरा सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं द होल सेशन ऑन कंसेप्ट इन ओपेरॉन फर्स्ट। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट और कंसेप्ट इन ओपेरॉन, लैग ओपेरॉन, राइट? देखो, एक चीज मैं बताऊंगा पहले। लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज ओपेरॉन, ठीक है? जब हम लोग ओपेरॉन के बारे में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं ओपेरॉन है क्या। ठीक है, व्हाट इज ओपेरॉन? लेट मी टेल यू। लेट्स से आई एम गिविंग एन एग्जांपल। मैं एक बता रहा हूं कि कुछ एक जीन है, ठीक है? मान लीजिए जीन 1। मैं बता रहा हूं कि कोई बोल रहे कि जीन 1 इज ओपेरॉनिक, एंड कोई बोल रहे कि जीन 1 इज नॉट ओपेरॉनिक। Now the question is, how will you prove whether gene 1 is operonic or not? एक जीन दे दिया आपको, आपको कैसे पता चलेगा कि वो जीन ओपेरॉनिक है या नॉन ओपेरॉनिक? ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है। कैसे आपको पता चलेगा कि एक जीन whether it is under ओपेरॉनिक सिस्टम और नॉट? ठीक है, देख लो क्या है। मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट टू जीन्स, राइट? जीन 1 एंड जीन 2। जीन 1 एंड जीन 2, अगर आप मान रहे हो कि जीन 1 एंड जीन 2 बोथ आर इंडिविजुअल, if you consider both the genes are individual, for an example both the genes are individual, so you will have promoter here, you will have promoter here, right? अगर हर एक जीन इंडिविजुअल है तो हर एक जीन के पास अपना प्रमोटर होगा, जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यहाँ पे भी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, राइट? तो जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यहाँ से एमआरएनए होगा, एमआरएनए 1, फिर यहाँ से प्रोटीन 1 होगा, राइट? सेम थिंग यहाँ पे भी एमआरएनए 2 होगा, देन यहाँ से प्रोटीन 2 होगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो जीन 2 है, जीन 2 ऑल्सो हैज इट्स ओन प्रमोटर एंड जीन 1 ऑल्सो हैज इट्स ओन प्रमोटर। मतलब इस जीन का जो प्रोडक्ट बनेगा P1, इस जीन का जो प्रोडक्ट बनेगा P2, दोनों अलग अलग है, मतलब बोथ आर इंडिपेंडेंट। जीन 1 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीन 2, एंड जीन 2 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जीन 1, राइट? अब देखो कुछ दूसरा मैं सिचुएशन बता रहा हूं। मान लीजिए ऐसे है जीन 1 एंड जीन 2, राइट? यहां पे प्रोमोटर सिर्फ इसमें है, देखो जीन 1 एंड जीन 2, इसमें प्रोमोटर सिर्फ जीन 1 में है। मतलब यहां पे सिर्फ प्लेस है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने का, यहाँ पे सिर्फ प्लेस, ठीक है? जब एंड यहाँ पे जीन 2 में कोई प्रमोटर है ही नहीं, तो क्या होगा? अब देखो, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जीन 1 के साथ बाइंड करेगा, जीन 1 के ऊपर बाइंड करेगा, तो एमआरएनए हो जाएगा, राइट? ऑटोमेटिकली दिस आरएनए पॉलीमरेज विल ट्रांसक्राइब द जीन 2 आल्सो। मतलब यहाँ पे भी आपको एमआरएनए 2 मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको प्रोटीन 1 मिलेगा, यहाँ पे भी आपको प्रोटीन 2 मिलेगा। आप देख सकते हो द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे दोनों अलग अलग है। इस जीन 1 का अपना प्रोमोटर है, जीन 2 का अपना प्रोमोटर है, तो इस जीन का प्रोडक्ट होगा कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर। यहाँ पे भी इस जीन का प्रोडक्ट होगा कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रोमोटर। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों जीन है पास पास, बट जो फर्स्ट जीन है, जो अपस्ट्रीम वाला जीन है, अपस्ट्रीम वाला जीन का सिर्फ प्रमोटर होगा, डाउनस्ट्रीम वाला जीन का प्रमोटर है ही नहीं। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज ये प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा, इसको ट्रांसक्राइब करेगा एमआरएनए, ऑटोमेटिकली दिस विल ट्रांसक्राइब द सेकंड जीन आल्सो।
मतलब सेकेंड जीन will be transcribed or not, that depends on whether first gene is transcribed. मतलब ये जो सेकेंड जीन है ये पूरा डिपेंडेंट है ऑन फर्स्ट जीन। मतलब सेकेंड जीन का सिंथेसिस टोटली डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट जीन, क्योंकि सेकेंड जीन का अपना प्रोमोटर है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है, मतलब ये जो सिस्टम है, इसको बोलते हैं ओपेरोनिक। दिस इज ओपेरोनिक, दिस इज नॉन ओपेरोनिक। ठीक है? तो अगर मैं बता रहा हूं कि कोई जीन ओपेरोनिक है या नॉन ओपेरोनिक है, सिंपली क्या डिफरेंस है? अगर ये नॉन ओपेरोनिक है तो अपना प्रोमोटर होगा, हर एक जीन का अपना प्रोमोटर होगा, एंड दैट विल बी इंडिविजुअल। इफ इट इज ओपेरोनिक, दैट मीन्स इट विल बी, आई मीन लेट्स से देयर आर 3 जीन्स व्हिच आर ओपेरोनिक। तो अगर यहाँ पे जीन 3 है, फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से यहाँ पे जीन 3 है, यहाँ पे भी प्रोमोटर नहीं रहेगा, सेम प्रोमोटर, ये जो पहला वाला जीन में है सेम प्रोमोटर वहां पे आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करेगा, इसको भी ट्रांसक्राइब करेगा, इसको भी ट्रांसक्राइब करेगा, इसको भी ट्रांसक्राइब करेगा। मतलब तीनों जीन ओपेरोनिक है, यहाँ पे तीनों जीन ओपेरोनिक है। तो समझ में आया क्या डिफरेंस है? तो ओपेरोनिक मतलब जो फर्स्ट जीन होगा, उस फर्स्ट मतलब जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम में होगा, सिर्फ उसी का प्रोमोटर रीजन होगा जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। उसका सक्सेसिव जितना जितना भी जीन होगा डाउनस्ट्रीम में, उसका प्रोमोटर नहीं रहेगा। मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन विल एंटायरली डिपेंड ऑन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट जीन, क्योंकि सेम आरएनए पॉलीमरेज जो इसको ट्रांसक्राइब करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो दिस होल 3 थिंग्स विल कम अंडर ओपेरॉन। अंडरस्टूड? एंड जब मैं बता रहा हूं कि नॉन ओपेरॉन मतलब हर एक जीन का अपना अपना प्रोमोटर होगा, तो दैट विल डिपेंड ऑन इट्स ओन आरएनए पॉलीमरेज दैट विल बाइंड टू द प्रोमोटर, दिस विल बी ट्रांसक्राइब्ड। मतलब यहाँ पे जो है टोटली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो जब इंडिपेंडेंट है इसका मतलब दे आर नॉट ओपेरोनिक, जब डिपेंडेंट है दैट मींस इट इज। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे देख लो जो मैंने आपको बता रहा था, किसी भी जीन का बात करो उसका 2 पार्ट है, एक तो है अपस्ट्रीम, एक तो है अपस्ट्रीम, दूसरा है डाउनस्ट्रीम, दूसरा है डाउनस्ट्रीम। देखो ये जो अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम में जनरली आपको रेगुलेटरी जीन मिलेगा, रेगुलेटरी जीन मिलेगा। ठीक है? अपस्ट्रीम में जनरली आपको रेगुलेटरी जीन मिलेगा। ठीक है? एंड दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन। ये जो कुछ पार्ट है दैट विल कम अंडर अपस्ट्रीम, दैट विल कम अंडर अपस्ट्रीम, एंड ये जो डाउनस्ट्रीम है दैट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ योर स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है? तो देखो किसी भी जीन का 2 पार्ट है, एक है रेगुलेटरी पार्ट, दूसरा है स्ट्रक्चरल पार्ट, राइट? अच्छा, रेगुलेटरी पार्ट में आपका क्या क्या मिलेगा? रेगुलेटरी पार्ट में आपको प्रोमोटर भी मिलेगा, आपको ऑपरेटर भी मिलेगा। ये है रेगुलेटरी पार्ट में। रेगुलेटरी का क्या मतलब है? रेगुलेटरी का मतलब ये होता है कि whether ट्रांसक्रिप्शन विल गो ऑन और नॉट, whether there will be ट्रांसक्रिप्शन yes और नो। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं इसका क्या अल्टीमेट फेट है। अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया मतलब उसका ट्रांसलेशन होगा ही होगा, यू कांट स्टॉप इट एट द ट्रांसलेशन लेवल, राइट? तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया मतलब जीन का एक्सप्रेशन हो गया। तो जब हम लोग जीन एक्सप्रेशन का बात करते हैं उसका जो फंडामेंटल बेस है वो है ट्रांसक्रिप्शन। तो जब हम लोग बात करते हैं कि किसी जीन का एक्सप्रेशन होना है तो इसको पहले ट्रांसक्राइब होना है, देन ट्रांसलेशन होगा। ठीक है? तो इसका पूरा जो सर्किट है, पहले सर्किट को देख लो। तो ये जो अपस्ट्रीम वाला पार्ट है ये है लेफ्ट साइड, डाउनस्ट्रीम वाला पार्ट है राइट साइड। तो डाउनस्ट्रीम में आपका सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन मिलेगा, जैसे ए बी सी डी अलग अलग। ठीक है? एंड यहाँ पे आपको प्रोमोटर वाला मिलेगा, देखो ये प्रोमोटर सी यहाँ पे है। तो यहाँ पे जैसे आपको आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, ये पूरा ए को, बी को, सी को एंड डी को, चारों को ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है? क्योंकि ऑल 4 आर इन ओपेरोनिक सिस्टम, ऑल 4 आर इन ओपेरोनिक सिस्टम, राइट? तो जैसे यहाँ पे एमआरएनए बन जाएगा, जैसे यहाँ पे एमआरएनए बन जाएगा, तो ए का प्रोडक्ट प्रोटीन ए, बी का प्रोडक्ट प्रोटीन बी, सी का प्रोडक्ट प्रोटीन सी, डी का प्रोडक्ट प्रोटीन डी, ऐसे हो जाएगा फाइनली। ठीक है? और आपको अपस्ट्रीम में जैसे मैंने आपको बताया था, promoter and operator both will come under regulatory part because they will play an important role whether the transcription will go on or not, whether transcription should be on or off, so that will be controlled totally by promoter and operator, both the things. Okay, चलो शुरू करते हैं। अब देखो एक बार पहले देख लो, ये जिसका मैंने बात कर रहे थे कि एक तो है प्रोमोटर, दूसरा है आपका क्या नंबर 1 है प्रोमोटर एंड दूसरा है उसका रिप्रेसर। मतलब रिप्रेसर जहां पे बाइंड करेगा उसका पार्ट है ऑपरेटर। देखो ये वाला पार्ट, ये है प्रोमोटर,
एंड ये है आपका ऑपरेटर। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट है। देखो ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, दिस इज बेसिकली लैक रिप्रेसर। एक लैक रिप्रेसर क्या है? एक रेगुलेटरी प्रोटीन है। रेगुलेटरी प्रोटीन इसका पोजीशन होगा यहाँ पे लैक आई। ये लैक आई जो है ये एक रेगुलेटरी प्रोटीन को एनकोड करेगा। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है जिसको हम लोग रिप्रेसर बोल रहे हैं, दिस रिप्रेसर विल गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। दिस विल गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। ठीक है, तो देखो ये जो टोटल जीन है, इस जीन का दो पार्ट है। मैंने अभी अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे यह प्रमोटर का लोकेशन येलो कलर, प्रमोटर का लोकेशन देखो, यहाँ पे -10 रीजन है, -35 रीजन है, बोथ आर कंसेंसस रीजन, राइट। एंड यहाँ पे जस्ट प्रमोटर जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहीं पे आपका ऑपरेटर पे शुरू हो रहे हैं, राइट। वहाँ पे ऑपरेटर शुरू हो रहे हैं। एंड ऑपरेटर वाला जो पार्ट है यहाँ पे कौन बाइंड करेगा? रिप्रेसर बाइंड करेगा। रिप्रेसर देखो ब्राउन कलर का है, रिप्रेसर ब्राउन कलर का है। रिप्रेसर कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे है लैक आई। लैक आई विल प्रोड्यूस रिप्रेसर, लैक रिप्रेसर व्हिच विल गो एंड बाइंड टू द योर ऑपरेटर पार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, ये जो प्रमोटर वाला पार्ट है, ये जो प्रमोटर वाला पार्ट है, जो प्रमोटर वाला पार्ट यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, राइट। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम, द प्रोटीन, राइट। एंड प्रमोटर क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो जब एक एंजाइम और प्रोटीन कुछ भी हो, जब एक प्रोटीन यहाँ पे बाइंड करेगा, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन का जब हम लोग बात करते हैं, तो डीएनए प्रोटीन का जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन का एक स्ट्रेंथ होगा, राइट। एक स्ट्रेंथ होगा, एक स्ट्रेंथ होगा। मान लीजिए ए बी के साथ बाइंड कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ होगा, ऑन दैट बेसिस ए विल बाइंड टू बी। ये जो स्ट्रेंथ है, जिस स्ट्रेंथ के साथ एंजाइम बाइंड कर रहे हैं डीएनए को, डीएनए के साथ, इस स्ट्रेंथ will be more if there are two more molecules, if they also bind here, because they will help in better strength of their binding. They will help in better strength in their binding. What are those? एक तो है कैप, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, उसका एक बाइंडिंग साइट है, देखो कैप साइट यहाँ पे लिखा हुआ है, कैप साइट। एंड एक किसके साथ बाइंड करेगा? विथ साइक्लिक एएमपी, विथ साइक्लिक एएमपी। तो साइक्लिक एएमपी एक मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल, एंड कैप कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, दोनों मिलके यहाँ पे जो बाइंड करेगा, दोनों विल हेल्प इन व्हाट? दे विल हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर। तो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रमोटर के साथ बाइंड कर रहे हैं, उसका एक अपना स्ट्रेंथ होगा बाइंडिंग का। उस स्ट्रेंथ को कई गुना ज्यादा कर देंगे, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे, कौन? अगर कैप एंड साइक्लिक एएमपी दोनों प्रेजेंट हो। ओके, तो दोनों जब यहाँ पे प्रेजेंट होगा, देखो एक बार, कैप एंड साइक्लिक एएमपी, मैंने इसी का बात कर रहा था, ये जो डीएनए के साथ यहाँ पे बाइंड करेगा, तो डीएनए को 90 डिग्री एंगल, ऑलमोस्ट 90 डिग्री, लुक, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बेंड कर देंगे, ऑलमोस्ट 90 डिग्री बेंड कर देंगे। ठीक है, पूरा 90 डिग्री बेंड कर देंगे। ओके, एंड दैट विल हेल्प इन हायर स्ट्रेंथनिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू प्रमोटर। ठीक है, समझ में आया? ये बेसिक फंडा। देखो क्या होगा, अब मैं आपको बता रहा हूं, जब हम लोग लैक्टोज ऑपेरंट का बात करते हैं, लैक्टोज ऑपेरंट का मतलब क्या है? लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड। ठीक है, अब देखो, अब मैं बता रहा हूं आपको ऑपेरंट का क्या जरूरत है। मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है जहाँ पे आप सेल को ग्रो करा रहे हो, सेल को आप ग्रो करा रहे हो, ठीक है, सेल को आप ग्रो करा रहे हो। अब यहाँ पे लैक्टोज ऐड किया, आप लैक्टोज मीडिया में ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो, लैक्टोज आप कहाँ ऐड किए? मीडिया में। लैक्टोज सेल के अंदर थोड़ी आप इंजेक्ट किया हो, नो, लैक्टोज को आप जो मीडिया है, मीडिया में आप ऐड किए हो, राइट। तो अगर मान लीजिए जो सेल है, सेल लैक्टोज को यूटिलाइज करेंगे, तो अगर सेल को लैक्टोज यूटिलाइज करना है तो लैक्टोज को पहले सेल के अंदर आना है, राइट। तो ऐड किया हो मीडिया में, तो पहले लैक्टोज को सेल में आना है, सेल के अंदर आना है, देन इट विल बी यूटिलाइज्ड। अगर इफ इट रिमेन्स इन द मीडिया, हाउ विल सेल यूटिलाइज द लैक्टोज? अंडरस्टूड? So to utilize lactose, first lactose should come inside the cell because you have added in the media only.
So the first question is, who will help lactose to bring from media to cell? Who will help? Lactose permease. Okay, यहाँ पे lactose permease. Lactose permease is an enzyme which will help in transporting lactose from media to cell. तो वो एक बार सेल में आ गया. अब क्या है, लैक्टोज इटसेल्फ क्या है, एक डाइसैकेराइड है. ठीक है, तो इसको यूटिलाइज करने के लिए इसको हाइड्रोलाइज करना है. इसको हाइड्रोलाइज करने के लिए एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम चाहिए. उसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज. बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम है जो कि ये जो लैक्टोज है, लैक्टेज को ब्रेक कर देंगे टू मोनोसैकेराइड्स. एक है ग्लूकोज, दूसरा है गैलेक्टोज. ठीक है, देखो ये जो लैक्टोज है, lactose will be broken to galactose and glucose by beta galactosidase, right? तो जब सेल का अंदर आ गया, लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए आपको और एक दूसरा एंजाइम चाहिए जो कि लैक्टोज को ब्रेक करेंगे टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, सो दैट ग्लूकोज कैन बी यूटिलाइज्ड in their glycolytic process and galactose can be utilized in glycolysis process again because galactose will also join glycolytic. Okay, so आपको दो एंजाइम चाहिए था. नंबर 1 पार्मिएज जो कि लैक्टोज को मीडिया से सेल के अंदर लाएंगे. दूसरा एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए, राइट, बिकॉज लैक्टोज इटसेल्फ इज अ डाइसैकेराइड. ये दूसरा एंजाइम. तीसरा एंजाइम आपको क्या चाहिए, जब लैक्टोज मेटाबॉलिज्म होगा, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का टाइम पे कुछ बाई प्रोडक्ट आ सकता है, कुछ बाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, कुछ बाई प्रोडक्ट आएगा जो कि टॉक्सिक है, तो ये जो टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है, इसको अगर नालीफाई नहीं किए तो सेल का जो ग्रोथ है उसका ऊपर हैम्पर आएगा, उसका ऊपर कुछ असर पड़ेगा, राइट. इसीलिए ये जो बाई प्रोडक्ट है जो कि टॉक्सिक है, इसको रिमूव करना है. इसको रिमूव करने के लिए आपको और एक तीसरा एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज. ठीक है, तो यहाँ पे लैक्टोज ओपेरॉन पे आपको 3 एंजाइम चाहिए. मैं फिर से बता रहा हूँ. नंबर 1 एंजाइम क्यों चाहिए, लैक्टोज को मीडिया से सेल के अंदर लाने के लिए, वो है पार्मिएज. दूसरा एंजाइम क्या है, लैक्टोज जब सेल के अंदर आ गया उसको डाइसैकेराइड को 2 मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए एक हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम चाहिए जो कि है बीटा गैलेक्टोसाइड. ठीक है, तीसरा एंजाइम क्या है, वो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का टाइम पे कुछ बाई प्रोडक्ट डेवलप होगा जो कि हार्मफुल है, जो कि टॉक्सिक है फॉर द सेल ग्रोथ. तो उसको रिमूव करने के लिए, वो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट है उसको रिमूव करने के लिए और एक एंजाइम चाहिए जिसका नाम है ट्रांस एसिटाइलेज. ठीक है, तो ये 3 एंजाइम है जो कि लैक्टोज मेटाबॉलिज्म का टाइम पे आपको चाहिए. इसीलिए तीनों जो एंजाइम है दैट विल कम अंडर अ सिंगल क्लस्टर कंसीडर्ड टू बी लैक ओपेन. अंडरस्टूड द होल फंडा बिहाइंड दिस प्रोसेस. ओके, अच्छा यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बताऊंगा. तो लैक्टोज है एक डाइसैकेराइड जो कि हाइड्रोलाइज करने के बाद आपको ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर, राइट. दूसरा और एक चीज है, लैक्टोज ये जो डाइसैकेराइड है, यहाँ पे देखो इसका जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज वाला यूनिट है, इसमें इसका लिंक है बीटा 1,4. देखो बीटा 1,4 लिंक कैसे, मान लीजिए कि इसका मैं नंबरिंग बता रहा हूँ. देखो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6. ये जो लिंक है ये क्या है, बीटा 1,4 है. ठीक है, ये लैक्टोज में सेम इसको, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसको ब्रेक करके ये जो 1,4 के साथ लिंक है इसको 1,6 के साथ लिंक करा देंगे. देखो मान लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6. अब देखो लिंक हो गया 1 एंड 6 के बीच. तो जो कि बीटा 1,4 के साथ लिंक था, सेम मॉलिक्यूल, मतलब दोनों जो मोनोमरिक यूनिट है, मोनोमरिक यूनिट 1 मोनोमरिक यूनिट 2, जो लिंक था बीटा 1,4 उसको सिर्फ कन्वर्ट करके बीटा 1,4 को कन्वर्ट करके बीटा 1,6 कर दिया, और वो क्या हो गया, नया मॉलिक्यूल हो गया. इसका नाम है एलोलैक्टोज. ठीक है, एलोलैक्टोज का क्या रोल है वो मैं दूसरे स्लाइड में बताऊंगा, बट फिलहाल मैं ये बता रहा हूं आपको. ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज इटसेल्फ इज अ डाइसैकेराइड. इसका जो 2 मोनोमरिक यूनिट है इसको सिर्फ जोड़ दिया उल्टा साइड में, जो बीटा 1,4 था लैक्टोज का केस में उसको अब चेंज कर दिया बीटा 1,6, तो दैट विल बिकम एलोलैक्टोज. दिस इज वन एस्पेक्ट. अनदर एस्पेक्ट, जो लैक्टोज था उसको
हाइड्रोलाइज करके बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल ब्रेक एंड इट विल रिजल्ट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, सेम एंजाइम दोनों का केस में सेम एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज सेम एंजाइम कैन हाइड्रोलाइज इट एंड कैन चेंज द कन्वर्जन। ओके, अब हम लोग ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे, एक बार देख लो यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे दो टाइप ऑफ रेगुलेशन का क्या मतलब होता है। रेगुलेशन का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब आप ऑन कर रहे हो मतलब पॉजिटिव, ऑफ कर रहे हो मतलब नेगेटिव, राइट। अच्छा, एक बार देख लो पॉजिटिव रेगुलेशन का क्या मतलब। पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब है ये जो ऑपरेटर वाला पार्ट है, प्रोमोटर के बाद जो आता है डाउनस्ट्रीम में, जो ऑपरेटर वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर कुछ एक्टिवेटर बाइंड किया जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन विल गो ऑन, ठीक है, तो दैट विल कम अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन, दैट विल कम अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। अब देखो जब हम लोग नेगेटिव रेगुलेटर की बात करते हैं, यहाँ पे एक्टिवेटर की जगह रिप्रेसर आ गया। जब यहाँ पे रिप्रेसर आ जाएगा तब क्या होगा, दैट विल नॉट हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे नो ट्रांसक्रिप्शन होगा। देखो यहाँ पे नो ट्रांसक्रिप्शन, तो दैट विल कम अंडर नेगेटिव रेगुलेशन। अब देखो दूसरा वे में सोचो, पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो ऑपरेटर वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि जब एक्टिवेटर यहाँ पे बाइंड करेगा तो दैट विल हेल्प इन द ट्रांसक्रिप्शन। जब एक्टिवेटर यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा इट विल नॉट हेल्प, तो जब इट विल नॉट हेल्प मतलब देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो दैट मींस दैट विल आल्सो कम अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। सिमिलरली थिंक अबाउट नेगेटिव रेगुलेशन, हु इज द इनहिबिटर हियर, रिप्रेसर। तो जब रिप्रेसर यहाँ पे बाइंड करेगा देन देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, जब रिप्रेसर नहीं बाइंड करेगा then there will be transcription, right? No repressor, operator is free, there will be transcription, so that will come under negative regulation, understood? तो यहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियो है, एक है पॉजिटिव रेगुलेशन, एक है नेगेटिव रेगुलेशन। दोनों कैन बी डिस्क्राइब्ड और दोनों कैन बी डिफाइंड बेस्ड ऑन देयर बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर और रिप्रेसर। ठीक है, तो इसको एक बार देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग the basic difference between positive regulation and negative regulation, right? अब देखो जब हम लोग लैक ऑपरेंट के बारे में बात कर रहे हैं, लैक्टोज ऑपरेंट जिसके बारे में मैंने अभी भी बताया, यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो कैप वाला पार्ट था, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन एंड इसके साथ साइक्लिक एमपी दोनों मिलके जब बाइंड करेगा प्रोमोटर के, जो कैप साइट है, इधर एक कैप साइट होता है, देखो ये है कैप साइट, ठीक है, यहाँ पे कैप साइट, कैप्साइड, यहाँ पे जब बाइंड करेगा देन क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग है प्रोमोटर के साथ, उस बाइंडिंग विल बी स्ट्रेंथेंड। अगर ये दोनों यहाँ पे बाइंड नहीं कर रहे, मतलब साइक्लिक एम्पी कैप अगर बाइंड नहीं कर रहे, तो आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग है, नेचुरल बाइंडिंग प्रोमोटर के साथ, दैट बाइंडिंग स्ट्रेंथ विल बी लेस। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं बाइंडिंग स्ट्रेंथ मतलब आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग प्रोमोटर के साथ अगर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो रहा है या वीक बाइंडिंग हो रहा है, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे दो चीज बता रहा हूं, एक है स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर, मान लीजिए प्रोमोटर है, एक है स्ट्रॉन्ग, एक है दूसरा है वीक। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा, अगर ये बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग हो रहा है मतलब आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू प्रोमोटर अगर स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो रहा है, तो क्या होगा, आपको एमआरएनए बहुत ज्यादा मिलेगा, एमआरएनए बहुत ज्यादा मिलेगा, मतलब एमआरएनए का कॉपी नंबर जो है दैट विल बी मोर। अगर ये वीक है यहाँ पे एमआरएनए आपको कम मिलेगा, मतलब एमआरएनए का कॉपी नंबर कम होगा। अगर एमआरएनए का कॉपी नंबर यहाँ पे ज्यादा है तो प्रोटीन भी यहाँ पे ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर एमआरएनए का कॉपी नंबर कम है तो प्रोटीन भी कम होगा। समझ में आया दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो साइक्लिक एम्पियन कैप, ये जो दो मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे बाइंड करता है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो क्या रोल है यहाँ पे, बेसिकली इट विल इंड्यूस द ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम, इट विल इंड्यूस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। इंड्यूसिबल ऑपेरॉन मतलब इट विल इंड्यूस, व्हाट इंड्यूस, जब साइक्लिक एमपी एंड कैप जब दोनों बाइंड करेगा प्रोमोटर के पास, का जो कैप साइड है यहाँ पे जब बाइंड करेगा, देन क्या होगा, ये जो प्रोमोटर वाला पार्ट है दैट विल बी बेंट। प्रोमोटर का क्या मतलब है, प्रोमोटर इज अ पार्ट ऑफ द जीन, राइट। मैंने अभी देखा है आपको, जब कैप यहाँ पे बाइंड करता है देयर विल बी 90 डिग्री टर्न, 90 डिग्री बेंट, राइट, मतलब इंड्यूसेबल चेंज, इंड्यूसेबल मतलब इट विल इंड्यूस द बाइंडिंग।
तो जब यहाँ पे डीएनए थोड़ा बेंड हो जाएगा, तब आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग होगा प्रोमोटर के साथ, दैट विल बी बेटर, बाइंडिंग स्ट्रेंथ विल बी मोर। अंडरस्टूड? ओके। तो यहाँ पे जो 3 अलग अलग जीन है, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, 3 जो अलग अलग है, तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एमआरएनए नहीं सिंथेसिस होगा, अल्टीमेटली इसका एंजाइम जो है कोरिस्पॉन्डिंग एंजाइम, दैट विल आल्सो नॉट बी सिंथेसिस। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तीनों का जो नाम मैंने अभी भी बता रहा था, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, एक बार देख लेते हैं कि कौन सा क्या है। देखो पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये है लैक्टोज पार्मियस, ये है ट्रांस गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज, 5 गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। अब ऐसे भी बोल सकते हो, ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये है पार्मियस, ये है ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 अलग अलग है। राइट, यहाँ पे इसका प्रोमोटर पार्ट एंड ऑपरेटर पार्ट, एंड ये जो आरएनए पॉलीमरेज है दैट विल बाइंड टू द प्रोमोटर पार्ट। ये ऐसे है। और जो मैंने इसका बारे में बात कर रहा था, लैक आई जो रेगुलेटरी एंजाइम है, so this lac I will actually produce repressor, right? रिप्रेसर, जिसको हम लोग इनहिबिटर भी बोल सकते हैं, आप इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। देखो ये जो रिप्रेसर है, जब ये मोनोमेरिक स्टेट में है तब इट विल बी इनएक्टिव। मोनोमेरिक स्टेट हो चाहे डाइमेरिक स्टेट हो, दोनों इनएक्टिव स्टेट। जब टेट्रामर होगा एक्टिव, जब वो टेट्रामर होगा इट विल बी एक्टिव। ठीक है, तो इसका बाइंडिंग पार्ट किधर है? इसका बाइंडिंग पार्ट है आपका जो ऑपरेटर वाला है, this will go and bind to the operator, this will go and bind to the operator। बट यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो रिप्रेसर है, ये जो इनहिबिटर है, यहाँ पे आपका जो लैक्टोज है, लैक्टोज व्हेन इट विल बी कन्वर्टेड टू एलोलैक्टोज, तो मैंने बताया बीटा 14 टू बीटा 16, यहाँ पे आपका बीटा 14, यहाँ पे आपका बीटा 16। ये जो एलोलैक्टोज है, एलोलैक्टोज कैन गो एंड बाइंड टू द इनहिबिटर। जब एलोलैक्टोज यहाँ पे बाइंड करेगा देन क्या होगा? तब ये जो इनहिबिटर है इट कैन नॉट गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर। जब ये इनहिबिटर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, देन ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोमोटर के ऊपर बैठा है, दिस विल स्कैन द होल स्ट्रक्चरल जीन एंड इट विल ट्रांसक्राइब, मींस आपको एमआरएनए मिलेगा, तीनों का अलग अलग एमआरएनए मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बता रहा था, ये जो ऑपरेटर पार्ट है, इफ द ऑपरेटर पार्ट इज फ्री, द ऑपरेटर पार्ट इज फ्री, ये जो प्रोमोटर पार्ट है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बैठा था, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बैठा था, ये आरएनए पॉलीमरेज विल स्कैन द स्ट्रक्चर जीन, राइट? So once it will scan it, so lac Z will be converted, lac Z will be transcribed to form beta galactosidase, lac Y will be transcribed to form parmiase, lac A will be transcribed to form transacetylase। अब तीनों का देखो अलग अलग रोल, जो मैंने आपको पहले बताया था सेम चीज देखो। तो बीटा galactosidase will hydrolyze lactose into glucose and galactose, parmiase will help in the in the transport, means from media to cell, देखो lactose transporter into the cell, and जो ट्रांस एसिटाइलेज है, इट विल ऐड एसिटाइल ग्रुप टू द गैलेक्टोज, इट विल ऐड एसिटाइल ग्रुप टू द गैलेक्टोज, सो दैट जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट था, टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग रोल है, 3 अलग अलग एंजाइम का, लैक जेड का, लैक वाई का एंड लैक ए का। ठीक है, अब चलो का जो रेगुलेटरी पार्ट है, लैक ऑपेरॉन कैसे रेगुलेट होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो रेगुलेटरी सिस्टम है ये डिपेंड करता है 2 चीज का, एक तो है प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, दूसरा है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट है एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। जब लैक्टोज एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं है तब क्या हो? ये जो रेगुलेटरी जीन था लैक आई, दिस विल प्रोड्यूस रिप्रेसर प्रोटीन, राइट? द इनहिबिटर और रिप्रेसर व्हाटएवर यू कैन। ये जो रिप्रेसर है, this repressor will go and bind to the operator। देखो go and bind to the operator। ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोमोटर के ऊपर बैठा था, अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पे जाके ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया, तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो प्रोमोटर के ऊपर बैठा है, इट कैनॉट मूव, इट कैनॉट मूव, सिंस इट कैनॉट मूव, so there will be no more transcription, there will be no more transcription, because ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज का मूवमेंट बहुत जरूरी है। प्रोमोटर के बाद ही आता है आपका ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर पार्ट इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड टू दिस रेड पार्ट, सी दिस रेड पार्ट इज व्हाट? दिस इज इनहिबिटर और द रिप्रेसर, सो देयर विल बी नो मोर ट्रांसक्रिप्शन। देखो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज कैनॉट मूव। So when cannot RNA polymerase move? RNA polymerase cannot move in absence of lactose.
ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, जब प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है, अब यहाँ पे क्या होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज विल बी कन्वर्टेड टू एलोलैक्टोज। ये जो एलोलैक्टोज है, देखो ये जो लैक्टोज व्हिच विल बी कन्वर्टेड टू एलोलैक्टोज, दिस एलोलैक्टोज कैन गो एंड बाइंड टू द इनहिबिटर और द रिप्रेसर। जब यहाँ पे रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा, तब दिस रिप्रेसर कैनॉट गो एंड बाइंड, देखो यहाँ पे इट कैनॉट गो एंड बाइंड। जब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, देन क्या होगा, ये जो प्रोमोटर था जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, दिस विल स्कैन, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज का जो मूवमेंट है, मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटर पार्ट इज फ्री। ऑपरेटर पार्ट फ्री मतलब ऑपरेटर में आपका जो जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर कैनॉट गो एंड बाइंड टू देयर, व्हाई, बिकॉज द रिप्रेसर इज ऑलरेडी बाउंड बाय एलोलैक्टोज, राइट। तो जब यहाँ पे ऑपरेटर पार्ट आपका फ्री है, देयर बी ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल। ट्रांसक्रिप्शन मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी आपको मिलेगा, पार्मियस भी आपको मिलेगा, ट्रांसएसिटाइलेज भी मिलेगा, तीनों मिलेगा आपको। थ्रू इसका एमआरएनए मिलेगा, देन फाइनली थ्रू ट्रांसलेशन यू विल गेट देयर प्रोडक्ट आल्सो। अंडरस्टूड द बेसिक सिंपल थिंग। जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तब ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब लैक्टोज नहीं रहेगा नहीं रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा रोल है। हम लोग बात कर रहे हैं लैक्टोज ओपेरॉन का, यहाँ पे ग्लूकोज का एक बहुत बड़ा रोल है। देखो इफेक्ट ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है, देखो ग्लूकोज का मतलब है यहाँ पे दो चीज मैं बताऊंगा, या तो ग्लूकोज का जो लेवल है बहुत कम है, या तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है। जब ग्लूकोज का लेवल कम है तब क्या होगा, तब साइक्लिक एमपी बहुत ज्यादा होगा। जब ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा, साइक्लिक एमपी बहुत ज्यादा होगा। जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है, तब साइक्लिक एमपी कम है, साइक्लिक एमपी का लेवल कम होगा। अब देखो पहला सिचुएशन सोचो, साइक्लिक एमपी का लेवल ज्यादा है, साइक्लिक एमपी का लेवल अगर ज्यादा है तो कैप तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन देयर लेवल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज लेवल, मतलब चाहे ग्लूकोज ज्यादा हो या कम हो, उसका ऊपर कैप का कोई असर नहीं पड़ेगा। बट अगर ग्लूकोज ज्यादा है, देन साइक्लिक एमपी विल बी कम। अगर ग्लूकोज या ग्लूकोज अगर कम हुआ तो साइक्लिक एमपी लेवल विल बी हाई, ठीक है। तो साइक्लिक एमपी एंड ग्लूकोज दोनों इंटरडिपेंडेंट है, बट कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज लेवल। अंडरस्टूड? ओके, तो जब साइक्लिक एमपी लेवल ज्यादा होगा, कैप तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कैप के साथ बाइंड करके एक डाइमर बनाएगा, जैसे मैंने आपको बता रहा था। तो प्रोमोटर का पास यहाँ पे जो कैप बाइंडिंग साइट है प्रोमोटर का अपस्ट्रीम रीजन में, राइट, यहाँ पे बाइंड करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज का जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है दैट विल बी मोर, so transcription will be better, right? So you'll get lot of transcription. With transcription, there'll be high rate of transcription. अब दूसरा वही में सोचो, जब ग्लूकोज हाई है, साइक्लिक एमपी लेवल विल बी लेस। जब साइक्लिक एमपी लेवल लेस है, तब कैप सिर्फ अकेला रहेगा, साइक्लिक एमपी कैनॉट बाइंड। तो जब यहाँ पे बाइंड नहीं करेगा आरएनए पॉलीमरेज, ऐसा नहीं कि आरएनए पॉलीमरेज कैनॉट बाइंड टू द प्रोमोटर, इट विल बाइंड टू द प्रोमोटर, बट द थिंग इज द बाइंडिंग स्ट्रेंथ विल बी लेस। If the binding strength is less, then what will happen? आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है that will be little transcription, देखो very less, little transcription, ठीक है, बहुत कम होगा ट्रांसक्रिप्शन लेवल, बहुत कम होगा, समझ में आया? अब देखो मैं यहाँ पे एक दूसरा चीज बताऊंगा, एक फैक्ट शीट है ऑन द बेसिस ऑफ हु इज प्रेजेंट, हु इज एब्सेंट एंड व्हाट विल हैपन टू द फाइनल गोल। देखो एक तो है ग्लूकोज, दूसरा है लैक्टोज, whether cap binds, whether repressor binds and level of transcription। देखो एक से पहले से शुरू कर रहा हूँ। ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट मतलब क्या है, साइक्लिक एमपी क्या होगा, साइक्लिक एमपी विल बी लेस, साइक्लिक एमपी लेस। तो जब साइक्लिक एमपी लेस है, तो ये जो कैप बाइंडिंग है इसके साथ बाइंड करेगा, नो, राइट। अच्छा दूसरा देखो, लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज अगर एब्सेंट है तो रिप्रेसर का जो बाइंडिंग होगा ऑपरेटर के साथ दैट विल बी तो ट्रांसक्रिप्शन विल बी ब्लॉक्ड, क्योंकि आपका ऑपरेटर भी ब्लॉक्ड हो गया एंड यहाँ पे साइक्लिक एमपी का लेवल भी कम है, तो नो ट्रांसक्रिप्शन विल बी ब्लॉक्ड। लुक एट द नेक्स्ट वन, ग्लूकोज फिर प्रेजेंट है, मतलब साइक्लिक एमपी कम है, लैक्टोज दिस टाइम प्रेजेंट। अच्छा एक बात देखो, जब साइक्लिक एमपी कम है तो कैप बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि कैप बाइंडिंग चाहिए जब साइक्लिक एमपी लेवल भी ज्यादा हो, दोनों एक साथ जाके बाइंड करना है, राइट।
तो कैप बाइंडिंग नहीं होगा, राइट, फाइन। नाउ लैक्टोज इस टाइम पे प्रेजेंट है, तो लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो रिप्रेसर जाके बाइंड कर पाएगा ऑपरेटर में? नो, कि लैक्टोज इटसेल्फ विल बाइंड टू रिप्रेसर, so operator will be free. In that case transcription will happen, but the level will be low, very low level. See, that's why I was telling you that it's not like transcription will not happen, transcription will happen but the level will be very less. Okay, next मान लीजिए ग्लूकोज एब्सेंट है, ग्लूकोज एब्सेंट है मतलब साइक्लिक एमपी लेवल विल बी हाई, लेवल विल बी हाई। नाउ इस टाइम पे मान लीजिए लैक्टोज एब्सेंट है, अगर लैक्टोज एब्सेंट हो गया तो रिप्रेसर तो बाइंड करेगा ऑपरेटर के साथ, राइट। So in this case what will happen? तो अगर रिप्रेसर बाइंड कर गया ऑपरेटर के साथ, there will be blocking of transcription, there will be no more transcription, will be totally blocked. Think the last one, ग्लूकोज कम है मतलब साइक्लिक एमपी बहुत ज्यादा है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो अगर साइक्लिक एमपी ज्यादा है तो कैप विल बाइंड, दोनों मिलके, राइट, कैप प्लस साइक्लिक एमपी दोनों विल बाइंड, राइट, एंड लैक्टोज इज आल्सो प्रेजेंट, सो रिप्रेसर कैनॉट बाइंड टू द ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, वेरी हाई, ठीक है। फंडा यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया समझ में आया? ओके गुड, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा क्या क्या म्यूटेशन है लैग ओपेरॉन में, क्या क्या म्यूटेशन है। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है एक जीन, ये है आपका ऑपरेटर, आपका प्रोमोटर, ठीक है, और ये है आपका आई मतलब लैग रिप्रेसर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? रिप्रेसर देगा, रिप्रेसर एक प्रोटीन है, रिप्रेसर एक ऐसा प्रोटीन। अब देखो म्यूटेशन का क्या मतलब है। म्यूटेशन, मैं फर्स्ट म्यूटेशन बता रहा हूं, मान लीजिए कि म्यूटेशन है रिप्रेसर नंबर 1, रिप्रेसर का जो है, ये जो रिप्रेसर है इसका दो पार्ट है, इसका दो पार्ट है। इस रिप्रेसर आके यहाँ पे बाइंड करेगा, राइट, यहाँ पे बाइंड करेगा। तो जो पार्ट यहाँ पे बाइंड कर रहे हैं दिस इज बेसिकली डीएनए बाइंडिंग डोमेन, राइट, एंड उसका जो बाकी आधा पार्ट है ये क्या है? तो जो बाकी आधा पार्ट है दिस पार्ट इज बेसिकली इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन, ओके, इंड्यूसर बाइंडिंग डोमेन। अब देखो मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, पहले मैं बता रहा हूं, मान लीजिए यहां पे म्यूटेशन है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन पे म्यूटेशन है, मतलब रिप्रेसर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन पे म्यूटेशन है। तो फर्स्ट म्यूटेशन क्या है? रिप्रेसर का डीएनए बाइंडिंग डोमेन, फर्स्ट यहाँ पे म्यूटेशन है। अगर यहाँ पे म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? ये जो रिप्रेसर है इट कैनॉट बाइंड टू ऑपरेटर। जब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा देन व्हाट विल हैपन? ऑपरेटर विल बी ऑलवेज फ्री। व्हेन ऑपरेटर विल बी ऑलवेज फ्री मतलब आरएनए पॉलीमरेज कैन इजीली मूव, राइट, मतलब देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन। अंडरस्टूड? देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन। थिंक इन द अदर वे, ये जो इंड्यूसर बाइंडिंग साइट है, इंड्यूसर बाइंडिंग साइट है, वहां पे कौन बाइंड करेगा? एलोलैक्टोज बाइंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर एलोलैक्टोज बाइंड किया इसका मतलब ये पार्ट, ये जो रिप्रेसर है इट कैनॉट गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर। तो मान लीजिए इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पे म्यूटेशन हो गया, राइट। तो दूसरा क्या है? ग्रीन कलर लिया, दूसरा है इंड्यूसर बाइंडिंग साइट। अगर इंड्यूसर में, इंड्यूसर बाइंडिंग साइट पे म्यूटेशन हुआ देन क्या होगा? एलोलैक्टोज कैनॉट बाइंड। इफ मतलब एलोलैक्टोज मान लीजिए प्रेजेंट है, स्टिल इट कैनॉट बाइंड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मतलब एलोलैक्टोज प्रेजेंट है, स्टिल इट कैनॉट बाइंड। व्हाई? मतलब इस बाइंडिंग साइट पे कुछ म्यूटेशन हो गया। In that case, even if lactose is present, the repressor will bind to the operator.
Why? Because your lactose means the one which is already converted to allolactose, it cannot bind. So in that case, the repressor will bind to the operator, right? So transcription will be blocked. So result, no transcription. ओके मैं यहाँ पे दूसरा कलर देखे इसको, ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे है नो ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो पहले क्या बताया, म्यूटेशन एट द रिप्रेसर लेवल, आइदर एट द डीएनए बाइंडिंग डोमेन और एट द इंड्यूसर बाइंडिंग, राइट। अब देखो तीसरा मैं क्या बता रहा हूं, मान लीजिए म्यूटेशन हुआ एट द ऑपरेटर पर, ठीक है। थर्ड, नॉट रिप्रेसर, यहाँ पे होगा अभी या रेड कलर था, तो यहाँ पे होगा ऑपरेटर, राइट, यहाँ पे ऑपरेटर। अब देखो मान लीजिए ऑपरेटर रीजन पे म्यूटेशन हुआ है, ऑपरेटर रीजन पे म्यूटेशन हुआ है। अगर ऑपरेटर रीजन पे म्यूटेशन हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, repressor cannot bind to the operator. If repressor cannot bind to the operator, then what will happen? Operator will be always free. Operator will be always free from repressor. There will be always transcription, right? There will be always transcription. Understood? There will be always transcription. ठीक है। तो ये जो तीन म्यूटेशन मैंने बताया, तीनों म्यूटेशन मैंने बता रहा था एट द लेवल ऑफ अपस्ट्रीम रीजन, एट द लेवल ऑफ अपस्ट्रीम रीजन। फोर्थ और एक है, वो भी मैंने बता रहा हूं, देखो प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब मान लीजिए यहां पे कुछ म्यूटेशन हुआ, प्रोमोटर में कुछ म्यूटेशन, प्रोमोटर मतलब क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ जीन। तो अगर प्रोमोटर में म्यूटेशन हुआ क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड। तो अगर प्रोमोटर में म्यूटेशन हुआ, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड, इसका मतलब देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, राइट, देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया पूरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा ट्रांसक्रिप्शन का जो म्यूटेशन वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे बताया, जो कि रेगुलेटरी लेवल पे हम लोग बताया, एट द लेवल ऑफ रिप्रेसर, एट द लेवल ऑफ ऑपरेटर, एट द लेवल ऑफ प्रोमोटर। मतलब तीनों जो म्यूटेशन बताया, तीनों एट द लेवल ऑफ अपस्ट्रीम पार्ट, मतलब रेगुलेटरी पार्ट। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे जेड वाई एंड ए, अगर यहाँ पे म्यूटेशन हुआ देन क्या होगा, अगर यहाँ पे म्यूटेशन है, अगर यहाँ पे म्यूटेशन है तब क्या होगा, अगर जीन पे म्यूटेशन हुआ, मतलब स्ट्रक्चरल जीन पे म्यूटेशन हुआ, तो अगर मान लीजिए कि जेड पे म्यूटेशन हुआ, देयर विल बी नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर मान लीजिए कि वाई पे म्यूटेशन हुआ, तो देयर विल बी नो पार्मिएज। अगर मान लीजिए कि ए पे म्यूटेशन हुआ, तब देयर विल बी नो ट्रांसएसिटाइलेज, सिंपली, राइट, मतलब नो एंजाइम। ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो इस जीन से प्रोटीन होना है वाया एमआरएनए, इस जीन से प्रोटीन होना है वाया एमआरएनए। तो अगर जीन खुद म्यूटेट हो गया तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अंडरस्टूड। तो अगर लैग जेड पे कुछ म्यूटेशन हुआ, तो दैट विल नेवर प्रोड्यूस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। अगर लैग वाई पे कुछ म्यूटेशन हुआ, दैट विल नेवर प्रोड्यूस योर पार्मिएज एंजाइम। अगर लैग ए पे म्यूटेशन हुआ, दैट विल नेवर प्रोड्यूस ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम, अंडरस्टूड। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैंने अभी बताया था। यहाँ पे कुछ साइन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, प्लस माइनस। प्लस मतलब फंक्शनल, मतलब नॉर्मल, माइनस मतलब म्यूटेशन, जो मैंने अभी भी बता रहा था, ठीक है। तो प्लस मतलब फंक्शनली नॉर्मल, माइनस मतलब कुछ म्यूटेशन हुआ, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पार्मिएज। हम लोग इसका सिंथेसिस देखेंगे एंड इसका सिंथेसिस देखेंगे, दोनों इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, दोनों देखेंगे। ओके, कहां पे देखेंगे, बाय हैप्लॉइड एंड पार्शियल डिप्लॉइड विद द रेगुलेटरी जीन म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे 4 जीनोटाइप के बारे में मैंने बताऊंगा। यहाँ पे देखो फाइनली इसका क्या होता है, देखो I माइनस P प्लस O प्लस Z प्लस Y प्लस, इसका मतलब क्या है,
आई माइनस मतलब जो रेगुलेटरी आई है, मतलब जो रेगुलेटरी जीन है, दैट इटसेल्फ इज म्यूटेंट। तो ये जो आई माइनस है, इसका मतलब क्या है? रिप्रेसर विल बी नॉन फंक्शनल। तो रिप्रेसर नॉन फंक्शनल है, प्रोमोटर फाइन है, ऑपरेटर फाइन है, जेड फाइन है, वाई फाइन है, मतलब लैग जेड लैग वाई एवरीथिंग इज फाइन, ओनली द रिप्रेसर प्रोटीन इज नॉन फंक्शनल। तो अगर रिप्रेसर प्रोटीन नॉन फंक्शनल है, रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन जाके आपका जो ऑपरेटर रीजन है वहां पे जाके ब्लॉक करेगा, वहां पे जाके बाइंड करेगा। तो जब रिप्रेसर प्रोटीन खुद ही नॉन फंक्शनल है, तो इट कैनॉट ब्लॉक द ऑपरेटर। इफ इट कैनॉट ब्लॉक द ऑपरेटर, देन व्हाट विल हैपन टू द ट्रांसक्रिप्शन? ऑलवेज ऑन, राइट? See, always transcription means constitutive transcription. Constitutive transcription means there will be always transcription, right? Always transcription, चाहे इसका लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो, there will be always transcription. That's why it is known as constitutive transcription. Understood? Similarly, look at the next one. I plus P plus Z plus Y plus, ये सब नॉर्मल है। OC इसका मतलब क्या है? What do you mean by OC? Okay, what do you mean by OC? Again, ये जो C है, C stands for constitutive. C stands for constitutive. अब देखो O का क्या मतलब है? ऑपरेटर। मान लीजिए ऑपरेटर रीजन पे कुछ म्यूटेशन हुआ। अगर ऑपरेटर रीजन पे कुछ म्यूटेशन हुआ, चाहे आपका रिप्रेसर कितना भी एक्टिव हो, रिप्रेसर कैनॉट बाइंड। रिप्रेसर कैनॉट बाइंड, राइट? तो जब रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑपरेटर रीजन पे कुछ म्यूटेशन हुआ है, देन व्हाट विल हैपन? ऑपरेटर रीजन विल बी ऑलवेज फ्री, क्योंकि वहां पे रिप्रेसर जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, राइट? तो जब ऑपरेटर विल बी फ्री, ऑपरेटर इज फ्री, ऑपरेटर फ्री मतलब अगेन क्या होगा? देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन। देखो, कंस्टिट्यूटिव ट्रांसक्रिप्शन, देयर विल बी ऑलवेज ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज ऑफ लैक ओसी म्यूटेशन। ओसी, ओ मतलब ऑपरेटर, सी मतलब कंस्टिट्यूटिव, ठीक है? ये जो सी है वो है कंस्टिट्यूटिव। अंडरस्टूड? ओके, नंबर 3, थर्ड पे देखो, आई एस पी प्लस ओ प्लस जेड प्लस वाई प्लस, मतलब प्रोमोटर फाइन है, ओ फाइन है, मतलब ऑपरेटर फाइन है, जेड फाइन, वाई फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, राइट? आई का एस है, एस मतलब सुपर रिप्रेसर। आई एस मतलब एस स्टैंड्स फॉर सुपर रिप्रेसर। ये क्या है? इसका मतलब है ये जो रिप्रेसर है, दिस रिप्रेसर विल गो एंड बाइंड टू द ऑपरेटर, राइट? जब यहाँ पे ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जो रिप्रेसर है, it will go and bind to the operator. Okay, so if it goes and binds to the operator, then what will happen? There will be no more transcription, right? So transcription is not inducible due to lac is mutation. Understood? और ये जो S है, इसका मतलब है S stands for super repressor. इसका मतलब है सुपर रिप्रेसर, ठीक है? इसका मतलब है सुपर रिप्रेसर, प्लीज keep in mind. नेक्स्ट, फोर्थ वन देखो, आई प्लस पी माइनस ओ प्लस जेड प्लस वाई प्लस। यहाँ पे रेगुलेटरी जीन भी फंक्शनल है, ऑपरेटर भी फंक्शनल है, एंड दोनों जो स्ट्रक्चरल जीन है वो भी फंक्शनल है। प्रोमोटर इज नॉट फंक्शनल। प्रोमोटर इज नॉट फंक्शनल। अगर प्रोमोटर ही फंक्शनल नहीं हुआ, देन क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बैठेगा? आरएनए पॉलीमरेज शुड बाइंड टू द प्रोमोटर ओनली। तो जब प्रोमोटर ही सही नहीं है तो कहाँ पे बैठेगा? देयर इज नो प्लेस टू बाइंड, राइट? देन क्या होगा? नो इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। नो इफेक्टिव ट्रांसक्रिप्शन, व्हाई? क्योंकि आपका प्रोमोटर ही सही नहीं है, ठीक है? समझ में आया? देखो, ऐसे और भी एक चीज है, सेम सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड पार्मिएज बाय हैप्लॉइड एंड परसेल डिप्लॉइड विद द स्ट्रक्चरल जीन म्यूटेशन। यहाँ पे भी कुछ और एक्स्ट्रा है। देखो, फर्स्ट आई प्लस पी प्लस ओ प्लस जेड प्लस वाई प्लस, सब कुछ फाइनल है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है। तो जब सब कुछ नॉर्मल है, तब ट्रांसक्रिप्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेदर लैक्टोज इज और नॉट, राइट? तो जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, देन देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब नहीं होगा तो नहीं होगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो होगा, जब नहीं होगा तो नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो ये टोटली डिपेंड करेगा। यहाँ पे जब सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, तो ओपेरॉन विल स्टार्ट, मींस ट्रांसक्रिप्शन विल ओनली हैपन if there is presence of lactose. There is no lactose, there will be no synthesis, right? Okay, देखो, next, I plus P plus O plus
जेड माइनस, यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज, जेड माइनस मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इज नॉन फंक्शनल। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है दैट इज नॉन फंक्शनल, इसका मतलब क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइजिंग लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, राइट? अच्छा, तो जब यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज इटसेल्फ इज नॉन फंक्शनल, तब क्या होगा? इन केस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो यहाँ पे होगा ही नहीं सिंथेसिस, चाहे आपका लैक्टोज हो या ना हो, चाहे आपका लैक्टोज हो या ना हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो सिंथेसिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लैक जेड माइनस है। कैसे? हाउ विल यू गेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट? नाउ थिंक अबाउट पारमिएज, थिंक अबाउट पारमिएज। पारमिएज का क्या रोल है? पारमिएज क्या करते हैं? पारमिएज लैक्टोज को लाते हैं मीडिया टू सेल, ठीक है? तो जब लैक्टोज रहेगा, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, तो पारमिएज का रोल रहेगा, राइट? तो पारमिएज विल ब्रिंग लैक्टोज फ्रॉम मीडिया टू सेल, तो देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ पारमिएज, अंडरस्टूड? बट जब लैक्टोज नहीं रहेगा, जब लैक्टोज नहीं रहेगा, देन whom to bring? There is nothing to bring, not be synthesized, ठीक है? That's why you'll see non-functional beta galactosides, understood? Okay, चलो नेक्स्ट देखो, I प्लस P प्लस O प्लस Z प्लस Y माइनस, इसका जस्ट ऑपोजिट है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे Z माइनस था, यहाँ पे Y माइनस है, ठीक है? तो Y माइनस का मतलब क्या है? पारमिएज। जब पारमिएज नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब लैक Z माइनस था, तब यहाँ पे दोनों माइनस था, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसिस नहीं होगा। सेम चीज जब Y माइनस है, यहाँ पे भी दोनों माइनस होगा, मतलब पारमिएज नहीं होगा सिंथेसिस, राइट? अब यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, यहाँ पे क्या होगा? जब लैक्टोज रहेगा, जब लैक्टोज रहेगा, देन यू विल गेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जब लैक्टोज नहीं रहेगा, देन यू विल नॉट गेट बीटा गैलेक्टोसाइडेज। व्हाई? सी द थिंग इज, वन थिंग इज वेरी सिंपल, lactose acts as an inducer of the system, try to understand, lactose acts as an inducer of the system, मतलब lactose अगर रहेगा तो there is a need of transcription, अगर lactose नहीं रहेगा तो there is no need of transcription, right? तो ऐसे होगा। और ये जो फोर्थ वाला पार्ट है वो भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है? एक बार देख लो। अब हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस, ठीक है? क्योंकि विदाउट क्वेश्चन एनालिसिस योर कंसेप्ट विल नेवर बी कंप्लीट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन एनालिसिस ऑन लैक ओपेरॉन, ठीक है? देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है? इमेजिन दैट यू हैव क्रिएटेड अ फ्यूजन बिटवीन ट्रिप्टोफैन which encodes the enzymes for tryptophan biosynthesis and the lac operon which encodes the enzyme necessary for lactose utilization. Under which of the following conditions, A to D, यहाँ पे A to D नहीं, यहाँ पे actually 1 to 4, under which of the following conditions will beta galactosidase be expressed in the strain that carries the fused operon? ठीक है? कौन सा वाला पार्ट है जहां पे आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन मिलेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन। अब देखो बहुत सिंपल सा चीज, ये है लैक ओपेरॉन, ये है ट्रिप ओपेरॉन, ठीक है? अब देखो, ये इसका रेगुलेटरी पार्ट, ये इसका स्ट्रक्चरल पार्ट, ये इसका रेगुलेटरी पार्ट, ये इसका स्ट्रक्चरल पार्ट, ठीक है? अब इसका फ्यूज्ड किया, कैसे फ्यूज्ड किया? देखो ये जो फ्यूज प्रोडक्ट है, फ्यूज्ड का रेगुलेटरी पार्ट किसका है? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का रेगुलेटरी पार्ट, ठीक है? मतलब ये जो हुआ आर एंड एस, ये आर किसका हुआ? ट्रिप्टोफैन का, एस किसका हुआ? लैक का। ट्रिप्टोफैन पार्ट का रेगुलेटरी पार्ट है, एंड बाकी जो है लैक का एंड ट्रिप का भी कुछ पार्ट है, ट्रिप का भी कुछ पार्ट है, लैक का भी कुछ पार्ट है, ठीक है? नो प्रॉब्लम। तो जो मेजर पार्ट है यहाँ पे वो है रेगुलेटरी पार्ट। रेगुलेटरी पार्ट किसका है? ट्रिप्टोफैन का, ठीक है? इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ पे चाहे जितना भी जीन हो, स्ट्रक्चरल जीन हो, इसका सिंथेसिस होगा कि नहीं, इस साइड में जितना सारा जीन है इसका सिंथेसिस होगा कि नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन द रेगुलेटरी पार्ट, बिकॉज दिस इज द रेगुलेटरी पार्ट, राइट? दिस इज द रेगुलेटरी पार्ट। व्हाट इज देयर इन द रेगुलेटरी पार्ट? You have regulatory part in the form of tryptophan operon, tryptophan regulatory unit, right? So now the question is, how will tryptophan regulatory unit be regulated? Whether
ट्रिप्टोफैन लेवल इज हाई और लेस, राइट? तो जब ट्रिप्टोफैन लेवल का लेस होगा देन देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रिप्टोफैन लेवल का हाई हो जाएगा देन देयर विल बी नो मोर ट्रांसक्रिप्शन, राइट? तो यहाँ पे आपका जीन में आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है जेड। क्वेश्चन में ये पूछा कि अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का एक्सप्रेशन होना है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है दिस इज टोटली स्ट्रक्चरल पार्ट, राइट? दिस इज टोटली स्ट्रक्चरल जीन। ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इस स्ट्रक्चरल जीन का सिंथेसिस होगा कि नहीं दैट विल डिपेंड ऑन ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन लेवल शुड बी लेस, राइट? क्योंकि ट्रिप्टोफैन रेगुलेटरी सिस्टम ऐसे ही होता है कि ट्रिप्टोफैन का लेवल जब कम होगा देन देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन, राइट? देखो किस में ट्रिप्टोफैन लेवल कम है, only when lactose and glucose are both absent, no. Only when lactose and glucose are both present, no. Only when lactose is absent and glucose is present, no. Only when tryptophan is absent. Understood? बहुत सिंपल है, देखो only when tryptophan is absent. Next question number 2. Which of the following events would occur at the E. coli lag operon when the glucose concentration of the growth medium is low and the lactose concentration? देखो ग्लूकोज अगर लो हुआ इसका मतलब साइक्लिक एमपी हाई एंड लैक्टोज तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, साइक्लिक एमपी का लेवल भी हाई है, इसका मतलब क्या है देयर विल बी स्ट्रांग ट्रांसक्रिप्शन, राइट? देखते हैं द लैग रिप्रेसर प्रोटीन विल बाइंड टू द ऑपरेटर सीक्वेंस, repressor protein will bind to the operator sequence, no sorry. Ribosome will stall during translation, no sorry. The transcribed mRNA, the transcribed RNA will form a cyclic MP dependent stem loop structure to terminate the transcription, no sorry. The catabolite gene activator protein bound with cyclic MP will stimulate binding to RNA polymerase, the promoter, yes, be the right answer. Understood? Yes. Next, the question number 3. A strain of E. coli has the following genotype with respect to the lag operon. What is this? I minus O plus Z plus Y minus F. This strain will do what? अब देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल है कौन सा नॉन फंक्शनल है? I माइनस नॉन फंक्शनल मीन्स रिप्रेसर, रिप्रेसर नॉन फंक्शनल, रिप्रेसर नॉन फंक्शनल. Y minus means permease, non-functional. बाकी सब फंक्शनल है, ठीक है? तो क्या होगा देखो रिप्रेसर नॉन फंक्शनल, ओके? तो इट विल प्रोड्यूस permease only in the presence of lactose. How will it produce permease? क्योंकि आपका Y तो माइनस है, it will not produce permease, right? It will not produce beta galactosidase, no. It will not produce permease irrespective of the presence or absence of the lactose in the medium. Absolutely true. Absolutely true. क्योंकि permease को बनाने के लिए Y प्लस होना चाहिए, Y माइनस है, मतलब जो जीन है देखो जीन से प्रोटीन बनेगा, राइट? बाय mRNA. तो जीन खुद अगर म्यूटेट हो गया तो कैसे प्रोटीन मिलेगा उस जीन से? अंडरस्टूड? तो यू विल नेवर गेट permease. So this is absolutely correct. You will produce transacetylase? No, sorry. So option C will be your correct answer. Will be your correct answer. Understood? Next, देखो question number 4. Lag operon in E. coli is negatively regulated by lag repressor and positively regulated by cap protein. Yes. In an experiment, following conditions were observed for lag operon. Cyclic MP levels were high. Cyclic MP levels were high means glucose level will be less. Then CRP cap was interacting with RNA polymerase. इसका मतलब क्या है? लैक्टोज, अच्छा नहीं यहाँ से आप कुछ नहीं बता सकते हो क्योंकि CRP cap was interacting with RNA polymerase. ओके फाइन. नेक्स्ट, रिप्रेसर इज बाउंड विथ एलोलैक्टोज. इसका मतलब है लैक्टोज, लैक्टोज, ओके? तो रिप्रेसर इज बाउंड विथ एलोलैक्टोज मतलब लैक्टोज इज प्रेजेंट. साइक्लिक एमपी लेवल्स आर हाई मतलब ग्लूकोज लेवल इज लेस. अब क्वेश्चन पूछा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट कंडीशंस इन एक्सपेरिमेंट मीडिया, मतलब ग्लूकोज विल बी लेस, लैक्टोज विल बी प्रेजेंट. बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, नो. बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज इज एब्सेंट, सॉरी. ग्लूकोज इज प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज एब्सेंट, सॉरी. ग्लूकोज इज एब्सेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट, यस.
will be false. अंडरस्टूड? कैसे मैंने हर एक स्टेटमेंट से आपको एक कंक्लूजन निकालना है. जैसे मैंने बताया साइक्लिक लेवल्स आर हाई मतलब ग्लूकोज लेवल इज लेस. रिप्रेसर इज बाउंड बाय एलोलैक्टोज मतलब लैक्टोज इज प्रेजेंट. राइट? Get it? Yes. Number 4 is correct. Next, question number 5. Which of the following statements about cyclic MP and CAP complex? Correct. This is a memory based. It's a memory based question. You have to memorize it. Please memorize it. It protects minus 87 to minus 49 sequence of the lag operon from nucleus digestion. Find to that part. Please remember. Not this, not minus 32 to 1, not minus 80 to minus 40. Okay. Please remember. Next, question number 6. The lactose operon is likely to be transcribed when there is more glucose in the cell than lactose? No. Cyclic AMP levels are low? No. There is glucose but no lactose in the cell? No. The cyclic AMP and the lactose levels are both high within. Yes, cyclic AMP level should be high so that this with cap bind to the cap site so that the binding of RNA polymerase to the promoter will be strengthened, right? And lactose should be present. Next, question number 7. Allolactose, an isomer of lactose, is formed in small amounts from the an E. coli cell is presented for the first time with the sugar lactose, okay, as a potential food. Which of the following occurs when the lactose enters the cell? Okay, which of the यहाँ पे लिखा है कि allolactose is formed in a small amount from lactose and E. coli is presented for the first time the sugar lactose as a potential food source. Which of the following occurs when the lactose enters the cell? When the lactose enters the cell, the repressor protein attaches to the regulator. No. Allolactose binds to the repressor protein. Yes. Allolactose binds to the repressor protein. Allolactose binds to the regulatory gene. No. The repressor protein and the allolactose bind to the RNA polymerase. No, sorry. Okay, so B will be correct answer. Yes, B will be your correct answer. Next, in positive control of several sugar metabolism related operons, the catabolite activator protein binds to DNA to stimulate transcription. What causes an in cap? What causes an in cap? Increase in glucose and increase in cyclic MP? No. Sorry. Decrease in glucose and increase in cyclic MP? Yes. Increase in glucose and decrease in cyclic MP? No. Decrease in glucose and increase in repressor? No. So, decrease in glucose and increase in cyclic AMP. Okay? Yes, B will be your correct answer. Next, lactose uptake in E. coli is done by. कैसे lactose सेल के अंदर आएगा, E. coli के अंदर? Active transport, passive transport, secondary active transport? Yes, facilitated. No, it is actually carried out by secondary active transport. देखो secondary active transport क्या है? देखो ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज आउटसाइड टू इनसाइड यहाँ पे आ रहे हैं. कैसे? बाय प्रोटॉन फोर्स विथ प्रोटॉन. दिस इज कॉल्ड secondary active transport. This is called secondary active transport. Okay, मतलब it requires a proton flow so that lactose will also come inside, but of course via a transporter. What is the nature of the transporter? Permease, right? Permease. Okay, next question number 10. देखो mutants of LAC-Y means let's say Y minus gene of E. coli cell do not synthesize the lactose permease protein. सबको पता है कि अगर Y minus हो गया, negative हो गया, negative in the sense mutant हो गया, so it will not synthesize lactose permease. Fine. The following statements refer to the behavior of LAC-Y minus mutants under different experimental conditions. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट आपको दिया. फाइनली यहाँ पे बता रहा है कि which combinations of the above statement is correct. Which statement of the above statement is okay? चलो क्या लिखा है? No synthesis of beta galactosidase when Y cells are induced with lactose. No synthesis of beta galactosidase when Y cells are induced.
वाई का क्या रोल है? वाई का क्या रोल है? वाई का रोल है लैक्टोज को अंदर आना लाना, राइट, मीडिया टू सेल के अंदर। तो जब वाई खुद म्यूटेंट है, मतलब पार्मियस एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा। जब आपको पार्मियस एक्टिविटी नहीं मिलेगा देन क्या होगा? लैक्टोज विल नॉट कम। इफ लैक्टोज डज नॉट कम टू द सेल देन देयर विल बी नो मोर ट्रांसक्रिप्शन। if it doesn't come to the cell, inside the cell, then there will be no more synthesis of beta galactosidase also. So no synthesis of beta galactosidase when Y cells are induced with lactose. This is absolutely true. True. Why? Because आपका पार्मेज तो नॉन फंक्शनल है। नेक्स्ट, synthesis of beta galactosidase when cells are induced with lactose. This is just opposite statement. It's not correct, right? Okay. Next, no synthesis of beta galactosidase when cells are induced with IPTC. अब देखो, ये है मान लीजिए कि आपका मीडिया, राइट, ये है सेल, दीज आर ऑल सेल, ऑल सेल। अब देखो डिफरेंस समझो, एक तो है आपका लैक्टोज, है आईपीटीजी। लैक्टोज को आने के लिए आपको पार्मियस चाहिए, आईपीटीजी यहां पे आने के लिए पार्मियस नहीं चाहिए। दिस विल सिंपली कम बाय डिफ्यूजन। देखा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बता रहा है कि पार्मियस नॉन फंक्शनल है, फाइन, बट आईपीटीसी के इधर आने के लिए तो आपको पार्मियस नहीं चाहिए। आईपीटीसी कैन इजीली कम, एंड आईपीटीसी also structure is similar to lactose. Structure is similar to lactose. So what lactose does, IPTG can also do the same thing. This is also an inducer. This also acts as an inducer. IPTG can also act as an inducer, right? अब देखो, तो यहाँ पे लिखा है कि no synthesis of beta galactosidase when the cells are induced with IPTG. क्यों? This is wrong. क्यों इंड्यूस नहीं होगा? तो आराम से हो जाना चाहिए, क्योंकि आईपीटीजी को सेल के अंदर आने के लिए पार्मियस एक्शन नहीं चाहिए, राइट? तो सिंथेसिस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज व्हेन सेल्स आर इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी, यस, दिस इज करेक्ट, दिस शुड बी करेक्ट, बिकॉज आईपीटीजी डज नॉट रिक्वायर पार्मियस एक्शन टू कम इनसाइड द सेल, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो, द सेल्स, दूसरा काला ले लेता हूं, द सेल्स इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी कैनॉट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ टीओएनपीजी. दिस इज अ कंपाउंड हुज अपटेक इज मीडिएटेड बाय लैक्टोज पार्मियस and cleaved by beta galactosidase to release a toxic compound. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, cells you are trying to grow a cell with IPTG. यहाँ पे लिखा है कि they cannot grow in presence of TNPG. They cannot grow in presence of TNPG. क्यों? क्योंकि लिखा है whose uptake is mediated by lactase parmiase. Whose uptake is mediated by lactose parmiase, right? And cleaved by beta galactosidase and release a toxic compound. अब देखो क्या लिखा है, लिखा है कि सेल्स इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी कैन नॉट ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ टीओएनपीजी. अब देखो, मान लीजिए ये है सेल, यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये है मीडिया, यहाँ पे सेल ग्रो कर रहे हैं, राइट? यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पे आप टीओएनपीजी दे दिया, यहाँ पे आप टीओएनपीजी दे दिया, राइट? यहाँ पे लिखा है कि टीओएनपीजी टू कम इनसाइड द सेल, to come inside the cell it requires permease action, right? तो permease तो यहाँ पे नॉन फंक्शनल है, तो TONPG आप मीडिया में डाले हो, बट TONPG will not come to the cell, क्योंकि इसको सेल के अंदर आने के लिए permease action चाहिए जो कि नॉन फंक्शनल है। तो TONPG जब हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा it will release some toxic compound which is not good for the cell's growth. That is absolutely fine. बट द प्रॉब्लम इज, ये टीओएनपीजी अगर मीडिया में रह गया, ये अगर सेल के अंदर नहीं आया, तो इसका टॉक्सिक एक्टिविटी कैसे आएगा, इफेक्ट आएगा सेल का ऊपर? इफेक्ट आएगा ही नहीं, राइट? अब समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि आप टीओएनपीजी मीडिया पे डाले हो, तो टीओएनपीजी सेल के अंदर आने के लिए, मतलब मीडिया से सेल के अंदर आने के लिए इट रिक्वायर्स पार्मियज एक्शन. देखो यहाँ पे लिखा है कि हुज अपटेक इज मीडिएटेड बाय लैक्टोज पार्मियज. तो जब पार्मियज इटसेल्फ इज म्यूटेटेड, मतलब जब पार्मियज इटसेल्फ इज नॉन फंक्शनल, तो ये जो टीओएनपीजी है दिस विल रिमेन इन द मीडिया ओनली, दिस विल नॉट कम टू द सेल. तो सिंस इट विल नॉट कम टू द सेल, इसका जो टॉक्सिक वाला नेचर है, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दैट टॉक्सिक नेचर टू द सेल. अंडरस्टूड? तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, आई मीन ई इज रॉन्ग. अब देखो यहाँ पे लिखा है लास्ट ऑप्शन ए,
सेल्फ इंड्यूस्ड विथ आईपीटीजी कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ टीएनपीसी। एब्सोल्युटली ट्रू। क्यों? यहाँ पे लिखा है सेल्फ इंड्यूस्ड विथ आईपीटीजी कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ टीएनपीसी, क्योंकि आप मान लीजिए इसको आप आईपीटीजी से इंड्यूस कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीटीजी तो सेल के अंदर ऐसे चला जाएगा थ्रू डिफ्यूजन, इसको परमेज के एक्शन का जरूरत नहीं है, परमेज एक्शन का जरूरत नहीं है। टीओएनपीसी भी आप डाले हो, टीओएनपीसी विल नॉट गो, टीओएनपीसी विल नॉट गो, व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स परमेज, बट आईपीटीजी विल गो बाय डिफ्यूजन, राइट? तो अगर सेल को आप इंड्यूस करा रहे हो बोथ इन प्रेजेंस ऑफ आईपीटीजी एंड टीओएनपीसी, इसका तो इफेक्ट आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि दैट विल रिमेन इन द मीडिया ओनली, इट विल नॉट कम इनसाइड द सेल, एंड आईपीटीजी विल गो इनसाइड द सेल, राइट? एंड इट विल इंड्यूस। तो यहाँ पे लिखा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड विद आईपीटीजी कैन ग्रो इन प्रेजेंस ऑफ टीएनपीसी। यस, दिस इज करेक्ट। तो एफ इज ऑल्सो करेक्ट। तो कितना करेक्ट है? ए करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा एंड एफ करेक्ट होगा, राइट? तो ए, डी एंड एफ योर करेक्ट आंसर। या करेक्ट, अंडरस्टूड, समझ में आया? देखो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज है, एक तो है आईपीटीजी जो कि सेल के अंदर जाने के लिए सिर्फ डिफ्यूजन की जरूरत है, इसका परमेज एक्शन का कोई जरूरत नहीं है। एंड दूसरा है आपका लैक्टोज, जिसको आने के लिए सेल के अंदर आने के लिए परमेज एक्शन का जरूरत है, ठीक है? और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें परमेज खुद ही नॉन फंक्शनल, राइट? अब थैंक यू बोलने का टाइम आ गया, ठीक है? तो एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं फिर भी क्या क्या सीखे हम लोग पूरा सेशन पे। हम लोग जो ओपेरॉन कंसेप्ट, जो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ओपेरॉन, उसके बारे में पहले स्टडी किए, राइट? देन पूरा लैक्टोज लैग ओपेरॉन का जो स्ट्रक्चरल वाला जो पार्ट है उसके बारे में पूरा स्टडी किए। देन हम लोग उसका जो रेगुलेटरी वाला पार्ट है वो भी हम लोग स्टडी किए, राइट? रेगुलेटरी पार्ट भी स्टडी किए। रेगुलेटरी पार्ट स्टडी करने के बाद फाइनली उसका जो म्यूटेशन वाला पार्ट है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी स्टडी किए। एंड फाइनली we have discussed so many good questions on lag operon for your better practice. I hope you enjoyed the whole session. Thank you so much.